So today we are going to study somatoform disorders. इस चैप्टर में दो हैं डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म एंड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, बट टुडे वी विल बी कवरिंग ओनली द सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स. तो सबसे पहले ये समझना होगा कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स होते क्या हैं. सोमा एक वर्ड है. सोमा का मीनिंग होता है बॉडी. सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका अंडरलाइंग रीजन तो साइकोलॉजिकल है, बट दोज डिसऑर्डर्स आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ सम बॉडीली फंक्शन डिसऑर्डर. सो अंडरलाइंग रीजन इज साइकोलॉजिकल, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बॉडी में हो रहा है. इट कुड बी इन एनी फॉर्म, वो आगे हम देखेंगे एक एक करके. सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का मीनिंग समझ में आ गया. ओके. इसका एक थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ. जब स्टार्टिंग में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्जिस्टेंस में आया, तो उन्होंने जो है सारे डिसऑर्डर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया. पहली कैटेगरी फिजियोलॉजिकल और दूसरी साइकोसोमैटिक. फिजियोलॉजिकल का मतलब हो गया कि जो डिसऑर्डर्स फिजिकल रीजंस की वजह से एग्जिस्ट करते हैं. दैट कुड बी एनी रीजन. तो जो फिजिकल रीजंस की वजह से जो है एग्जिस्ट करते हैं वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए. कि बॉडी में कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन हो गया या कोई पर्टिकुलर पार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है. इट कुड बी एनीथिंग. और दूसरी कैटेगरी थी साइकोसोमैटिक. साइकी प्लस सोमा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना साइकोसोमैटिक. तो कोई साइकोलॉजिकल रीजंस है जिसकी वजह से सोमा यानी बॉडी में डिसऑर्डर हो रहा है, वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हुए. इनिशियली जो है अबाउट 80% ऑफ डिसऑर्डर्स वर क्लासिफाइड एज फिजियोलॉजिकल एंड ओनली 20% डिसऑर्डर्स वर क्लासिफाइड एज साइकोसोमैटिक रफली. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च होती रही, अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती रही, क्या होता रहा कि ये देखा गया कि जो बहुत सारे डिसऑर्डर्स जिसको हम फिजियोलॉजिकल मानते हैं, उनका अंडरलाइंग कॉज जो है साइकोलॉजिकल ही है, ना कि फिजियोलॉजिकल है. जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो है डायबिटीज़ को जो है 100% माना जाता था कि वो फिजियोलॉजिकल है. अब जो है 100% तो नहीं माना जाता है कि स्ट्रेस से भी डायबिटीज़ हो सकती है. अगर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस आदमी के रहे जो कि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, इवन दैट कैन रिजल्ट इनटू डायबिटीज़. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, वो टोटली जो है फिजियोलॉजिकल माना जाता था कि भाई हार्ट की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है. अगर जैसे लिपिड ज़्यादा हो गया है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है तो फिजियोलॉजिकल रीजंस हैं, तो इसकी वजह से जो है हार्ट में प्रॉब्लम आएगी. लेकिन ये देखा गया कि ये जो स्ट्रेस है ये भी कॉज करता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को. हाई स्ट्रेस की वजह से भी जो है ज़्यादा डिपोजिशन होता है. जो हमने बात करी थी ना HPA एक्सिस वाली, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स. उसमें लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट रिलीज होता है वो कॉर्टिसोल है ना. हाइपोथैलेमस तो रिलीज करता है कॉर्टिसोल रिलीजिंग फैक्टर या हार्मोन CRF, और वो फिर जाता है फिर एड्रिनल ग्लैंड में, और वहाँ से जो है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है सिक्रीट. फिर वो जाके जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, वहाँ से कॉर्टिसोल रिलीज होता है. एंड प्रोडक्ट इज कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल इमीडिएट एनर्जी तो देता है, वो तो अच्छी बात है, दैट इज गुड. लेकिन वो बार बार आएगा और प्रोलॉन्ग लेवल तक रहेगा और हाई लेवल में रहेगा, वो जो है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है. अगर किसी के जो है साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसी है, हमेशा उसका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो रहा है, दैट कैन अल्टीमेटली कॉज सम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर. ठीक है. दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स. अभी ये होते क्या है आगे आगे देखेंगे
ये बैकग्राउंड समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। सो नाउ वी कम टू सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर की ये डेफिनेशन क्या मान रहे हैं। सबसे पहली बात जो है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर से कंसिडरेबल स्ट्रेस होना चाहिए। स्ट्रेस तो सभी की लाइफ में रहता है, वो तो मैंने बताया ही था, कई बार बता चुका हूँ। स्ट्रेस पर से इज नॉट ऑलवेज बैड। स्ट्रेस अगर आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है, एनहांस कर रहा है, तो वो अच्छी बात है, होने दो ना। लेकिन अगर वो डिस्ट्रेस है देन इट इज बैड। सो यहाँ पे कंसिडरेबल स्ट्रेस जो है डिस्ट्रेस के सेंस में बोला जा रहा है, नॉट कि यू स्ट्रेस के सेंस में, ठीक है। फिर अब इसका जो है इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, मेनी। कुछ क्या है, हेडेक हो सकता है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो मैंने बताया था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है जैसे हो जाता है गैड में, है ना, वो हो सकता है। और जो साइकोलॉजिकल पेन है, जैसे किसी की डेथ हो गई, कोई और जो है मेजर लॉस हो गया ऑफ एनीथिंग, तो वो साइकोलॉजिकल पेन है। लेकिन वो एक्सप्रेस कह रहा है, हो रहा है, इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ फिजिकल और सोमैटिक फॉर्म। मैंने बताया था कि बॉडी को सोमा कहते हैं, फिजिकल मीन्स बॉडी। तो ये जो एक्सप्रेशन जो है डिस्ट्रेस हो रहा है, उसका हेडेक, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, या किसी भी जो है सोमैटिक फॉर्म में हो रहा है, ये सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर की टेक्निकल डेफिनेशन है, ठीक है। अब जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं, ये जो अभी मैं नेक्स्ट 5 बोलने जा रहा हूँ, इन पांचों में से कोई भी टाइप से हो सकते हैं। इट कैन बी एनी ऑफ द 5, नॉट नेसेसरली कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप का होगा। एक एक करके हम धीरे धीरे डेप्थ में जाएंगे, पहले जनरल फिर धीरे धीरे डेप्थ में जाएंगे। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर मतलब किसी भी फॉर्म में बॉडी में कोई डिसऑर्डर हो रहा है, इट कुड बी एनी काइंड, आगे हम डेप्थ में जाएंगे। दूसरा है पेन डिसऑर्डर, कहीं पे भी पेन हो रहा है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जब हम बात कर रहे हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की, सभी में नो एक्सेप्शन, जब भी मैं मुंह से बोलूंगा सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि उसका कोई अंडरलाइंग बायोलॉजिकल कॉज नहीं है, ठीक है। ये मैं बार बार बोलूंगा नहीं, ये अंडरस्टूड है कि हम सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो कोई अंडरलाइंग बायोलॉजिकल रीजन नहीं है। जैसे कि डायबिटीज के केस में ही लें, अगर किसी के पैदा होते ही जो है उसकी किडनी खराब है, अभी तो उसको कोई स्ट्रेस हुआ ही नहीं है ना, तो अंडरलाइंग बॉडीली रीजन है, तो भाई ये सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर नहीं हुआ, ठीक है। सो ये जितने भी मैं बोलने जा रहा हूँ, हर एक में ये अंडरस्टूड है, देयर इज नो अंडरलाइंग बायोलॉजिकल कॉज। और दूसरी चीज ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि अंडरलाइंग बायोलॉजिकल कॉज नहीं है, तो जो बायोलॉजिकल कॉजेज पॉसिबल हैं उस पर्टिकुलर सिम्टम के बेसिस पे, वो सारे हमने रूल आउट कर दिए हैं। जैसे कोई पेशेंट आके बोलता है साइकेट्रिक वार्ड में या साइकेट्रिक ओपीडी में आके कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब दिखाई नहीं दे रहा है, स्ट्रेट अवे हम सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर थोड़ी कह सकते हैं उसको। पहले उसको आई स्पेशलिस्ट के पास में भेजा जाएगा, तो आई स्पेशलिस्ट जो है सब चीज़ें चेक कर लेगा, भाई उसकी जो है आई के जितने भी पार्ट्स हैं नॉर्मल है, रेटिना ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व ठीक है, उसका ब्रेन से कनेक्शन ठीक है, एवरीथिंग इज थॉरली चेक्ड, रूल्ड आउट, कि जितने भी पॉसिबल रीजंस हैं आई साइट नहीं होने के, वो रूल आउट हो गए। देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन, 100% श्योरिटी है, तब हम कहेंगे कि ये सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है, ठीक है। सो सेकेंड इज पेन। पेन वो कहीं पे भी हो सकता है, ऑब्वियसली विदाउट एनी बायोलॉजिकल रीजंस। फिर हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस का क्या मतलब होता है कि पेशेंट जो है कोई अपने आप को, छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, उसको बहुत सीरियस बीमारी समझेगा, मानेगा, या कोशिश करेगा कि उसको सीरियस बीमारी है ऐसा सब मानने लग जाए। जैसे मामूली सी खांसी हुई, सबको होती है कभी ना कभी, तो वो खांसी कहेगा मुझे गले में कैंसर हो गया है, ठीक है, इस टाइप के होते हैं। और उसको कितना भी समझा लो, टेस्ट भी दिखा लो कि देखो टेस्ट कर लिया नहीं है कैंसर, तो डॉक्टर की बात नहीं मानेगा, दूसरा डॉक्टर ढूंढेगा जो उसकी बात माने। सो इसे 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 कहते हैं डॉक्टर शॉपिंग।
जैसे शॉपिंग में अपने मनपसंद की चीज आदमी लेने आता है ना, ऐसे अपने मनपसंद का डॉक्टर ढूंढते हैं ये लोग कि जो भाई हमको बहुत सीरियस बीमारी बता दे कोई ना कोई। और इनको छोटी मोटी बीमारियों में मजा नहीं आ रहा था, कैंसर, एड्स, इस टाइप की बीमारियां चाहिए होती, कोई कह दे कि इनको है। ठीक है। फिर कन्वर्शन डिसऑर्डर। कन्वर्शन डिसऑर्डर में क्या होता है कि वो जो साइकोलॉजिकल रीजंस है उससे कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे अभी मैंने आईसाइट वाला बताया था। अगर जैसे दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, कोई कहे कि मेरे जो है हाथ में सेंसेशन नहीं हो रही है, आई कांट फील एनीथिंग इन माई हैंड। तो अब चेकअप किया, फिजियोलॉजिकली सब ठीक है। फिर न्यूरोलॉजिकल चेकअप किया कि नर्व भी जो है, पूरी जो आर्म की नर्व है वो इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो न्यूरोलॉजिकल रीज़न नहीं है। अब सेंसेशन नहीं होना, तो ये सिम्टम तो न्यूरोलॉजिकल है कि भाई न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, जो नर्व्स हैं वो एक्टिवेट नहीं हो रही हैं। तो फिर ये न्यूरोलॉजिकल रीज़न है, लेकिन एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा है कोई न्यूरोलॉजिकल रीज़न। तो इस टाइप से जो है जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो, और अभी एक एक करके डेप्थ पे जाएंगे, अभी तो जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। ये कन्वर्शन डिसऑर्डर हो गया है। फिर लास्टली बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इंसान जो है अपनी बॉडी को डिस्प्रपोर्शनेटली व्यू कर रहा होता है। नॉर्मल होगा या थोड़ा मोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है, जैसे कि हर एक का लेफ्ट और राइट बॉडी पार्ट एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है, चाहे वो हाथ हो या पैर हो या कोई भी बॉडी पार्ट हो, एग्जैक्टली रेप्लिका नहीं होता है, तो विच इज़ नॉर्मल, इट्स ओके। पर इनको वही छोटा सा डिफरेंस जो है बहुत बड़ा नज़र आ रहा होगा, इतना आ रहा होगा कि उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न होंगे, उसको छुपाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए अननेसेसरी ट्रीटमेंट लेंगे, इवन प्लास्टिक सर्जरी भी कराएंगे, इस हद तक चले जाते हैं। अभी एग्जांपल्स दूंगा जब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है। तो इन जनरल ये 5 जो हैं चीज़ें अगर आती हैं तो वो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंडर में कैटेगराइज होती हैं। सो ये बैकग्राउंड ब्रीफली समझ में आ गया। सो अब ये ध्यान रखना कि हम DSM-4 TR के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो अभी हमने बात करी, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, तो वही जो मैंने बताया था। अब इसमें जब हमें डायग्नोसिस करना है तो जनरली ये बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स देखा जाता है जनरली। ठीक है, ऐसा नहीं कि 30 के बाद में नहीं होगा तो हम नहीं कहेंगे, हो सकता है, बट जनरली इसका जो ऑनसेट जो है 30 के पहले हो जाता है अगर होना होता है तो। और कम से कम जो है 4 पेन के सिम्टम्स होने चाहिए। वो कहीं पे भी हो सकता है, जैसे वो नेक में हो सकता है, हेड में हो सकता है, बैक में हो सकता है, रिस्ट में हो सकता है, कहीं पे भी। तो 4 तो जो है पेन के सिम्टम्स होने चाहिए, एटलीस्ट बोला है मैंने, ये ध्यान रखना, एटलीस्ट 4 पेन सिम्टम। ज़्यादा भी हो सकते हैं और होते हैं, हर जगह पेन बताते रहेंगे, यहाँ भी है वहाँ भी, जहाँ भी टच करो हाँ यहाँ भी है, ऐसे। तो 4 तो कम से कम होने चाहिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए। और दूसरे जो है एटलीस्ट 2 गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स होने चाहिए, जैसे डायरिया, नोजिया, है ना, इस टाइप के, वॉमिटिंग की फीलिंग। और एटलीस्ट एक सेक्सुअल सिम्टम होना चाहिए अदर देन पेन। क्योंकि पेन वाला वो फर्स्ट पार्ट में हो गया। अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में पेन की कंप्लेन कर रहा है जिसका कोई अंडरलाइंग बायोलॉजिकल रीजन नहीं है, तो ये पेन की कंप्लेन मानी जाएगी, जो फर्स्ट वाली कैटेगरी में आएगी। सो अदर देन पेन जो है, किसी तरह का कोई सेक्सुअल सिम्टम है, एक कम से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेन के केस में अंडरलाइन कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ठीक है, सो ये सेक्सुअल सिम्टम हुआ। तो इस तरह से कोई सा भी एक जो है सेक्सुअल सिम्टम होना चाहिए और एक सीडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होना चाहिए। सीडो का मतलब होता है फॉल्स। सो न्यूरोलॉजिकल मैंने बता दिया कि न्यूरॉन से या नर्व से रिलेटेड। सो एक जो है सीडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होना चाहिए, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था
कि उसको जो है कहता है कि मेरे हाथ में सेंसेशन नहीं हो रही है, लेकिन कोई अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल रीजन एग्जिस्ट नहीं करता है। या कोई कहता है कि मैं चलते में मेरा डिसबैलेंस हो जाता है, मैं प्लेन रास्ते पर भी नहीं चल पाता हूँ, मैं गिर जाता हूँ, ठीक है, और उसका कोई अंडरलाइंग बायोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल रीजन नहीं है, तो ये न्यूरोलॉजिकल कंप्लेन है, बैलेंस नहीं हो पाना, ठीक है। अगर किसी के बॉडी नॉर्मल है और बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। तो अगर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन रूल आउट हो गई तो ये सूडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो गया, ठीक है। तो ये हमें देखना है, 4 पेन के होने चाहिए, 2 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, 1 सेक्सुअल और 1 सूडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूँ। फिर दूसरी चीज़ मैं ऑलरेडी वो बता चुका हूँ, डॉक्टर शॉपिंग वाली। इनके सिम्टम्स में देखा जाता है कि जो है जब ये आते हैं तो जनरली दे हैव ए वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कि कहाँ कहाँ इन्होंने दिखाया होता है उस प्रॉब्लम के लिए, किस किस डॉक्टर को दिखाया होता है। सो वो जो है पता चलता है कि अब उनसे पूछोगे तो हर डॉक्टर ने बोला होगा इनको कि भाई ये जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे को एग्जिस्ट करती है, तुम्हारे मन का वहम है। अब जो अदर देन साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर्स, वो अपने जो है ट्रीटमेंट को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि भाई बाकी पेशेंट्स को करते हैं। अभी साइकोलॉजिकल रीज़न है ये उनको समझ में कई बार नहीं आता है, और जब नहीं आता है तो फिर या आ भी जाए तो वो उसके लिए ट्रेंड नहीं है कि साइकेट्रिक पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो पेशेंट को डॉक्टर पसंद नहीं आएगा, फिर वो दूसरे डॉक्टर पे जाएगा, फिर कहानी फिर रिपीट होगी, फिर तीसरे पे जाएगा, फिर चौथे पे जाएगा। सो ऐसे ये चलता रहेगा। बस वो एक ऐसा डॉक्टर ढूंढ रहा होता है जो उसको ये कहते हैं हाँ भाई तुम्हारे को बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और ये ठीक नहीं हो सकती है कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। सो वो डॉक्टर शॉपिंग इसको कहते हैं। सो और कई बार ये भी देखने को मिलता है जैसे कि कई डॉक्टर्स होते हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं या ऐसे पेशेंट्स का फ़ायदा भी उठाते हैं, तो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं जो अननेसेसरीली उनको चाहिए भी नहीं होता, वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। उस ट्रीटमेंट की वजह से कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, ये भी होता है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो सिम्टम्स इनको हैं वो किसी फॉल्टी ट्रीटमेंट की वजह से तो नहीं है, जो इन्होंने डॉक्टर शॉपिंग की उस दौरान किसी डॉक्टर ने कोई ऐसा ट्रीटमेंट दे दिया हो जिसकी ज़रूरत ना हो। सो जैसे मेन के केस में बात करें कि वो सेक्सुअल सिम्टम के लिए गया और उसको कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन की एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने फ़ायदा उठाने के लिए जो है या ट्रायल एंड एरर जो भी कह लो, समहाउ उसको टेस्टोस्टेरोन का जो है हैवी डोजेस दे दिया। तो अब जो दे दिया उसकी ज़रूरत तो थी नहीं, टेस्टोस्टेरोन तो नॉर्मल था ऑलरेडी उसकी बॉडी में, तो अब इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। तो इस तरीके से भी हो सकता है। फिर जो है एक इसमें जो है केस स्टडी दी है, वो मैं ब्रीफली बताता हूँ। जैसे शादी से पहले अच्छा ये सम हाउ वैसे तो कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है और ऐसा कोई डीएसएम में भी नहीं लिखा है कि जेंडर वाइज कोई डिफरेंस होगा सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स का, बट मैंने जो देखा है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में हाई परसेंटेज फीमेल्स का देखा है, ठीक है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये डीएसएम में नहीं लिखा है। तो इसीलिए देखो इसमें जो एग्जाम्पल भी दिया है वो फीमेल का दिया है। सो ये ध्यान रखना, ये डीएसएम नहीं कहता, जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस है दैट सेज दैट कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है। तो वो जो लड़की है वो शादी से पहले ही जो है उसको माइग्रेन, फ्रीक्वेंट बुखार या ऐसे टाइप के सिम्टम्स आते थे। अब शादी हो गई, शादी के बाद में तो ऑब्वियसली जो है मदर इन लॉ इज मदर इन लॉ, उनको तो चाहिए कि भाई काम करेगी अब ये। सो अब वो वहाँ पे कंप्लेन घर में तो चल जाता होगा, लेकिन वहाँ पे जो है ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो अब इससे जो है इंटरपर्सनल रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, होंगे ही कि थोड़े दिन तो चलो कोई भी कर लेगा कि हाँ भाई बीमार है, ये है, आउट ऑफ कर्टसी और अफेक्शन, लेकिन अगर कोई हमेशा रिकरेंटली फ्रीक्वेंटली बोलेगा मुझे माइग्रेन है, ये है, वो है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो वो इंटरपर्सनल रिलेशन उसके ख़राब होने लग गए। अब वो इतने ख़राब हो गए कि उसको मतलब ये थॉट प्रोसेस होने लग गया कि शी विशेस हर मदर इन लॉ इज़ डेड।
छुटकारा मिल जाए। तो ये इसलिए ये बता रहा हूँ कि ऐसे वन थिंग लीड्स टू अनदर एंड सेकंड थिंग लीड्स टू थर्ड, ऐसे जो है वो सिचुएशन खराब होती जाती है। तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर जो हुआ तो पहले रिलेशन खराब हुआ, रिलेशन खराब हुआ, इतने ज़्यादा खराब हो गए कि उसकी मर जाए ये सोचने लग गए। तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली तो आदमी अच्छा फील नहीं करेगा ना ऐसे सोचते हुए किसी के बारे में। काम एंड क्वाइट थोड़ी होगा कि ये इस तरह के थॉट्स आ रहे होंगे, तो डिस्टर्ब होगा ही वो। तो अब जो है वो उसको लड़की को डिप्रेशन हो गया, होना ही है जब इंटरपर्सनल रिलेशन खराब है, एनवायरनमेंट इतना खराब है, दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं मदर इन लॉ के बारे में। दिस इज बाउंड टू हैपन कि कोई ना कोई जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होना है, क्योंकि इट्स नॉट वंस इन ए वाइल ना, तो लाइफ लॉन्ग उसके साथ में रहना है। सो डिप्रेशन उसको स्टार्ट हो गया, नेक में पेन स्टार्ट हो गया, पहले माइग्रेन था और कोल्ड होता था, अब देखो ये नेक में पेन भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब वो नेक पेन में स्टार्ट हो गया नेक में और बैक में, तो फिर वो बैठ नहीं सकती है, तो बैठेगी नहीं तो फिर काम कैसे होगा। फिर गले में खराश, गले में सोर थ्रोट, गले में दर्द शुरू हो गया, है ना। और डाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, डायरिया हो गया, नौसिया शुरू हो गया, हाथ कांपने लग गए, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, है ना। और थोड़ा सा भी कोई प्रोवोकेशन हो तो वो फेंट हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो जाए तो शी विल फेंट, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। ठीक है, और हस्बैंड से झगड़ा होने लग गया, हो गई, और फिर उसकी सेक्सुअल डिज़ायर है वो कम होने लग गई। अब देखो कोई बायोलॉजिकल अंडरलाइंग रीज़न नहीं है, ये सर्कमस्टांसेस हैं, इनकी वजह से उसकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो रही है। सो ये सेक्सुअल सिम्टम हो गया। ठीक है, मैन के केस में मैंने बता दिया था, इट इज़ जनरली इरेक्टाइल डिसफंक्शन। फिर सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती, और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स शी कंप्लेन्स ऑफ पेन। अब उसका कोई अंडरलाइंग रीज़न नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करा लिया, टेस्ट करा लिया, कोई रीज़न नहीं है। तो ये इस तरह से जो हमने स्टार्टिंग बात की थी कि 4 पेन के सिम्टम हो गए, 2 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो गए, एक सेक्सुअल सिम्टम हो गया, एक सूडो न्यूरोलॉजिकल हो गया, तो ये सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर हो गया। सो दिस इज अंडरस्टूड। तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक। सो नेक्स्ट जो है हमारा उसमें है पेन डिसऑर्डर। पेन जो है इसमें जो है सबसे पहले वो जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई अंडरलाइंग फिजिकल कॉज या रीज़न नहीं होना चाहिए, है ना, कि कोई भी हड्डी टूटी हुई तो पेन होगा ही होगा, या कोई लिगामेंट रप्चर है, टूटा हुआ है तो पेन होगा। तो उस टाइप के कोई रीजंस नहीं होने चाहिए पेन डिसऑर्डर में, वॉट एवर दे मे बी। और अगर कोई अंडरलाइंग रीज़न है भी, जैसे मान लो कि हाँ जो कोई मसल जो है थोड़ी सी डैमेज हुई है, तो उस डैमेज मसल से जितना पेन होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो पेन कंप्लेन कर रहा होगा। ठीक है, कि हाँ भाई इतना डैमेज होने पे पेन तो होगा, लेकिन इतना पेन होगा कि आदमी हाथ भी नहीं उठा पा रहा, नहीं, ये तो नहीं हो सकता पॉसिबल। सो ये भी एक चीज़ देखनी होगी, या तो वो रीज़न एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या वो रीज़न एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो इतना सीवियर नहीं है जितना कि वो सिम्टम्स में बता रहा है। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और तीसरी चीज़ जो देखने में आएगी कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं वो प्रेसिपिटेट कर रहे होंगे। द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विल बी सिग्निफिकेंट प्रेसिपिटेटर ऑफ द पेन सिम्टम, यानी कि कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा वो ट्रिगर करेगा पेन को। जैसे कि लेट अस से कि किसी को जब प्रेशराइज किया जाता है तो फिर जो है उसके नेक में पेन स्टार्ट हो जाता है, मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जाता है, डांटा जाता है, धमकाया जाता है, हमेशा उसको पब्लिकली इंसल्ट किया जाता है, तो नेक में पेन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या होगा, साइकोलॉजिकल हो गया, कोई फिजिकल इंजरी नहीं है, फिजिकल कॉज नहीं है, साइकोलॉजिकल कॉज है जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट हुआ है पेन। तो ये देखा जाएगा कि जो पेन की जो वो कंप्लेन कर रहा है पर्सन, वो पेन जो है ट्रिगर कब होगा, जब कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर उसके साथ में आएगा तब। ठीक है, अब इसमें एक केस स्टडी दी है कि एक 17 साल का लड़का है जोसेफ,
तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो वो पढ़ना चाहता है, तो उसके जो है फादर मगर इतने वेल ऑफ नहीं है कि उसको पढ़ा सकें। तो अब जो है ना वेल ऑफ है, और उसके ऊपर उसके फादर खुद जो है वो अल्कोहलिक है, और उसकी मदर भी कैपेबल नहीं है। अब वो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं सकता क्योंकि घर की इसको टेक केयर करना है। तो वो जो है मजबूरी में पढ़ाई छोड़ के अपना लेबर का काम करने लग जाता है। तो उस काम करते में जो है उसको ही वॉज हेटिंग टू लीव द स्कूल, ये ध्यान रखना। वो ऐसा नहीं कि वो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि हाँ बड़े खुश होते हैं पढ़ाई छोड़ दी बढ़िया है। सो हियर इट इज द अपोजिट केस, वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता है स्कूल, ही हेटेड लीविंग स्कूल, है ना। तो साइकोलॉजिकल रीजन एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो एक काम करते में एक दिन जो है जो ईंटों का ढेर होता है उसके ऊपर से गिर गया। वो गिर गया तो उसको चोट लग गई। तो वो जो है अब चोट लग गई तो डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट वगैरह कर दिया और डॉक्टर बोला भाई ठीक है अब, लेकिन वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे बैक पेन है। तो अब डॉक्टर ने चेकअप भी करके बोल दिया कि भाई कोई रीज़न नहीं कर रहा है, कि कोई स्पाइनल कॉर्ड ठीक है, कोई मसल डैमेज नहीं, कोई लिगामेंट रप्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई टिश्यू नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज कुछ नहीं है। तो अब जो है वो कंप्लेंट उसकी बढ़ती गई कि नहीं उसको हो ही नहीं रहा, अब मैं काम कर ही नहीं सकता हूँ। तो उसके बाद में जो है आपको एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं उसके पेन का, तो उसको फिर काम छोड़ना पड़ा और घर में बैठा रहता है। तो अब ये अंडरलाइन जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि उसको स्कूल छोड़ना पड़ा था। तो अब जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं वो इस हिस्ट्री में नहीं जा पाएंगे कि भाई उसको बचपन में स्कूल मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रीज़न देखेंगे, अच्छा क्या गिर गए थे, ओके चेक किया, हाँ भाई कोई ठीक हो गया है, अब नॉर्मल है, कोई बात नहीं। वो कह रहा है कि पेन है, नहीं नहीं कोई पेन नहीं, जो अपने आप ठीक हो जाएगा, जाओ जाओ। तो यहाँ पे जो है साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का काम आता है। फिर देन दे विल गो इनटू हिज पर्सनल हिस्ट्री, तब पता चलेगा कि अच्छा ये रीज़न था, देन वो चीज़ें कनेक्ट हो पाएंगे। सो दिस इज पेन डिसऑर्डर। अगर ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। देन कम्स हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में मैंने बताया था कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फियर ऑफ फिजिकल डिजीज, है ना। इसमें फिजिकल डिजीज के बारे में बात हो रही है, जो उसको फियर होगा किसी फिजिकल डिजीज के बारे में जो एक्चुअली होती है, मतलब कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं, साइकोलॉजिकल नहीं, फिजिकल डिजीज का उसको फियर होगा। जैसे कि मैंने बताया गले में खराश है तो कैंसर हो सकता है, थोड़ा सा चेस्ट में पेन हुआ, अरे मेरा तो हार्ट फेल होने वाला है ना। और अगर उसको कोई लगातार 2-3 बार बुखार आ गया, अरे मुझे तो एड्स हो गया है, ठीक है। इस तरह से फिजिकल जो है डिजीज का कोई ना कोई फियर होगा, और वो भी कौन सा सीरियस वाला जो मैंने बताया, कैंसर, कार्डियक प्रॉब्लम, एड्स, HIV पॉजिटिव, इस टाइप से होगा। अभी मैं इसका एक केस भी बताऊंगा, मैंने भी देखा था, पहले बुक वाला देख लेते हैं वो क्या है। सो अब इनको जो है प्री ऑक्यूपेशन होगा। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब हमेशा उसके बारे में सोचते रहेंगे, इनकी एक्टिविटीज, इनके थॉट्स जो है टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कंफर्मेशन होंगे कि कोई हाँ मुझे कहीं से कंफर्म हो जाए कि यस मुझे यही प्रॉब्लम है। सो ये प्री ऑक्यूपेशन का लगातार होगा। और ऑब्वियसली कोई पैथोलॉजी है नहीं, कोई अंडरलाइंग रीजन है नहीं, और इन्वेस्टिगेशन कर लिया है तब भी जो है वो अच्छा। और एक इनका सिम्टम क्या होगा कि ये लगातार जो है मेडिकल बुलेटिन्स या सेल्फ डायग्नोसिस करते रहेंगे, इंटरनेट पे सर्च करते रहेंगे। तो इनका जो है नॉलेज का लेवल जो है एक आम पेशेंट से ज़्यादा होगा उस पर्टिकुलर डिजीज या डिसऑर्डर के बारे में। और ये भी देखने में आएगा कि इन्होंने जो कई मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है इनके होंगे, जो इन्होंने ट्रीटमेंट कराएंगे वो मैजिकल या सेमी साइंटिफिक होंगे। मैजिकल मतलब जादू टोना वाला कराया होगा कहीं, या सेमी साइंटिफिक मतलब थोड़ी कोई जड़ी बूटी खा ली और कुछ जो है जादू टोना करा लिया, इस टाइप से। तो वो भी इन्होंने अक्सर कराया होता है। तो अब सवाल ये आता है कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर और हाइपोकॉन्ड्रियासिस में। दोनों में सेम सा लग रहा है ना, दोनों फिजिकल डिजीज की बात हो रही है। सो की डिफरेंस जो है क्या है
पहला डिफरेंस ये है कि जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस में उसका एक फिक्स्ड जो है डायग्नोसिस होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कि मुझे कैंसर है या मुझे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है या मुझे एड्स है। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर उसका कन्विक्शन होगा कि यस मुझे ये है। जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में जो है कोई फिक्स नहीं होगा कि कभी यहाँ बोलेगा, कभी यहाँ प्रॉब्लम, वहाँ प्रॉब्लम बोलेगा, कभी तीसरी जगह, कभी चौथी जगह, ऐसा कोई फिक्स नहीं होगा। ये फर्स्ट डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है हाइपोकॉन्ड्रियासिस और सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में, कि जो हमने सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में पढ़ा था कि कम से कम 4 पेन के जो है सिम्टम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे वो उतने ज़्यादा पेन के नहीं होंगे, 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पेन वाले नहीं होंगे। ठीक है। सोमैटोफॉर्म या सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में हमने बोला था मिनिमम 4 पेन के होने चाहिए, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रियासिस में पेन वाले 1 या 2 ही होंगे। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया ना सोमैटोफॉर्म। ठीक है, तो अब इसमें जो एक केस स्टडी दी है हाइपोकॉन्ड्रियासिस की, पहले मैं ये बताऊंगा, फिर जो मैंने एक पेशेंट देखा था उसके बारे में बताऊंगा। कि वो जो है एक कोई 35 इयर्स का जेंटलमैन था, उसके किसी से लड़की से रिलेशनशिप थे, और वो रिलेशनशिप जो है बाद में काफ़ी टाइम के बाद में उसको पता चला रिलेशनशिप इंक्लूड्स फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो उसको जो है बहुत बाद में पता चला कि दैट गर्ल वाज एक्चुअली ए वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोस्टिट्यूट, कॉल गर्ल वगैरह थी। अब उसके मन में ये डर आ गया कि मुझे हो सकता है कि एड्स या HIV पॉजिटिव हो गया हो, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल। ये डर होना नॉर्मल है, इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है। तो उसने ब्लड टेस्ट कराया, तो HIV निगेटिव आया, विच इज़ ए गुड न्यूज़। ठीक है, पर फिर भी उसको जो है कंफर्मेशन अपने मन में नहीं हुआ कि नहीं हो सकता है कि मुझे हो। और इस बात को कई साल हो गए हैं, देखो रिमेंबर दैट, ये कोई आज या कल की बात नहीं है, उसके रिलेशनशिप के 6 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा अभी मैं आई गेट टू दिस HIV एंड एड्स इन स्लाइड डिटेल। पहले ये मैं केस स्टडी बता दूं, तो फिर जो है उसका डाउट बढ़ा, तो उसको एश्योरेंस के लिए फिर जो है HIV का टेस्ट कराया गया, वो फिर नेगेटिव आया, विच इज़ ए गुड न्यूज़। लेकिन फिर भी जो है वो नहीं माना कि भाई उसको HIV नहीं है। तो उसको थोड़ा सा भी जो है कफ एंड कोल्ड या हो, थोड़ा भी सीवियर हो, तो उसको कि लगने लग गया कि मुझे HIV पॉजिटिव हो गया, मेरा HIV नाउ इज टर्निंग इनटू एड्स। और वो जो है बार बार रीटेस्टिंग के लिए जाने लग गया, जिसकी की ज़रूरत नहीं है। और वो जो है थोड़ा सा भी कोई स्टमक अपसेट होगा या फीवर होगा, तो उसको क्या देखेगा कि भाई मुझे जो है वो एड्स के सिम्टम्स हो रहे हैं, HIV पॉजिटिव मैं हूँ और मुझे एड्स के सिम्टम्स अब आने लग गए हैं। तो छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे हल्का सा खांसी हुई, तुरंत डॉक्टर के पास में जाएगा और उस डॉक्टर्स को फिर बोलेगा मुझे सस्पिशन है कि मुझे HIV पॉजिटिव हूँ मैं, ऐसे बोलता रहेगा। और जो एक और सिम्टम्स होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस वालों का, वो डॉक्टर से इंसिस्ट करते हैं कि मुझे स्ट्रॉन्ग डोज दी जाए मेडिसिन की। कि नॉर्मली तो लोग उल्टा कहते हैं कि हमें कोई स्ट्रॉन्ग डोज मत देना, साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन ये लोग जो है कहेंगे डॉक्टर मुझे छोटी मोटी दवाई से कोई असर नहीं होने वाला, मुझे सीरियस प्रॉब्लम, मुझे स्ट्रॉन्ग डोज देना। तो वो भी ये करने लगा कि डॉक्टर से छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, तुरंत डॉक्टर के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे कोई स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दी जाए। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि इसकी लो इम्यूनिटी है, कि HIV पॉजिटिव होने से इम्यूनिटी कम होती है, तो इसका जो है अपना वहम है। तो अब जो डॉक्टर जो है इसकी बात नहीं मानते हैं, तो ये उनके पास में जाता ही नहीं, ही प्रेफर्स टू गो टू दोज डॉक्टर जो इसको बिलीव करें। ठीक है, ये बुक में दिया हुआ, ये समझ में आ गया? ठीक, अब मैं जो एक केस मैंने देखा था वो बता रहा हूँ। तो उसमें भी पेशेंट जो है रफली इसी एज का था, 35 का था, और इधर उधर की बात से उसने शुरू किया, वो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लास्ट में वो भी उसने मुझे घुमा फिरा के फिर वो आ गया कि सर मुझे जो है एक्चुअली जो है ना
मैं HIV पॉजिटिव हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम उस पेशेंट से मिल रहा था, मुझे उसकी हिस्ट्री पता नहीं थी, तो मैंने कहा कि हो भी सकता है HIV पॉजिटिव, पॉसिबल है। तो फिर मैंने कहा कि आपको कैसे पता है कि आप HIV पॉजिटिव हो? कि नहीं मुझे पता है। तो मैंने कहा कैसे पता है, कुछ बात तो होगी, वजह होगी, आपको क्यों डाउट हो रहा है कि आप HIV पॉजिटिव हो? तो बोला कि मैं एक बार हॉस्पिटल में गया, कई साल पहले की बात बता रहा है, मैनी ईयर्स बैक, कि मैं हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे मुझे कोई इंजेक्शन लगना था, तो वो इंजेक्शन जो है किसी और आदमी को लग चुका था, जो सिरिंज, वो सिरिंज उन्होंने यूज़ कर दी थी। तो अब बिल्कुल वैलिड रीज़न हो सकता है ट्रांसफ़र। तो फिर मैंने कहा कि फिर आपने अपना HIV टेस्ट कराया? कि हाँ कराया। तो मैंने कहा कि कब कराया? कह रहा उस इंसिडेंट के करीबन 6 महीने बाद कराया था। तो मैंने कहा कि फिर उसमें क्या निकल के आया? तो उसमें कह रहा है HIV निगेटिव आया। मैंने कहा फिर तो आपको नहीं है। तो कह रहा है कि डॉक्टर साहब जो है, ये भी तो हो सकता है कि वो टेस्ट जो है गलत हो गया हो, टेस्ट की रिपोर्ट गलत आई हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या होता है कि जब इंडिविजुअल जो इन्फेक्ट होता है HIV से, इमीडिएटली डिटेक्ट हो जाए वो ज़रूरी नहीं है। तो वो 3 महीने का विंडो पीरियड कम से कम होता है। तो अब ये 3 महीने से 6 महीने के बीच में इसने बोला था कि मैंने कराया था, तो हो सकता है कि वो विंडो पीरियड हो, तो उसमें फॉल्स जो है HIV निगेटिव आएगा, वो तो मुझे पता था। तो फिर मैंने कहा फिर आपने दोबारा कराया कि नहीं कराया? कि हाँ कराया। तो मैंने कहा कि कितने दिन बाद? फिर 3 महीने बाद कराया था। तो अब तो 6 महीने हो गए टोटल, तो यानी कि 100% जो है HIV निगेटिव है। तो फिर जो है मैंने कहा कि बस फिर तो कंफर्म हो गया कि नहीं मुझे डाउट है। तो मैंने कहा कि फिर आपको डाउट है तो फिर करा लो। कह रहा है मैंने कई बार करा लिया है। कह रहा है मैं हर 3 महीने पे कराता हूँ HIV टेस्ट अपना। ठीक है। सो इस तरह से, अच्छा फिर उसको लॉजिकली भी समझाओ तो पढ़ा लिखा था तो मान जाता था, लेकिन फिर 5 मिनट बाद फिर बैक टू वही ट्रैक, नहीं मुझे HIV है। सो दिस इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ठीक है। फिर कन्वर्शन डिसऑर्डर, मैंने कन्वर्शन डिसऑर्डर के जितने भी पेशेंट्स देखे थे या देखे हैं, वो सब के सब फीमेल्स देखे हैं, सब के सब। और दूसरा जो है खास बात ये है, जो कन्वर्शन डिसऑर्डर में जो हमने स्टार्टिंग बात की थी कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, स्यूडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। सो जितने भी पेशेंट्स मैंने देखे हैं, एक तो वो फीमेल्स ही देखे हैं, दूसरा जो कन्वर्शन डिसऑर्डर वाले पेशेंट जो वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले देखे हैं, क्योंकि उनमें अवेयरनेस कम होती है कि साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से जो इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। तो उनको सपोर्ट भी मिल रहा होता है आसपास के लोगों से कि भाई इसको कोई प्रॉब्लम है। जो हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग हैं वो कंपैरेटिवली पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, उनको पता होता है कि ऐसे साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से सोमेटाइजेशन या सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो इसलिए उनमें ये कम देखे जाते हैं या नहीं देखे जाते हैं। अब जो है एक ग्रीक वर्ड था हिस्टेरोस, उससे इंग्लिश का वर्ड बना हिस्टीरिया। तो इसका जो है मीनिंग होता है वोम। वोम मतलब जो बच्चा जो पेट में होता है उसको वोम कहते हैं। सो पहले ये बिलीव किया जाता था, अब नहीं किया जाता पहले, कि जो हिस्टीरिया फीमेल्स में वो इसलिए होता है क्योंकि देयर सेक्सुअल डिजायर्स आर सप्रेस्ड। ठीक है, इसलिए वो हिस्टीरिया होता था। सो इसमें सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या होते थे कि फेंटिंग या पैरालिसिस, हाथ पैरों का जो है पैरालिसिस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में, जब भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा या तो फेंट हो जाएंगे या लिम्स जो है उनका पैरालिसिस हो जाएगा। और इसका अंडरलाइंग रीज़न ये माना जाता था कि उनकी जो सप्रेस सेक्सुअल डिज़ायर है उसकी वजह से हो रहा है। तो साइको एनालिटिक थ्योरी जो सिगमंड फ्राइड की है, उसमें जो है ये पेशेंट्स को माना जाता था कि हिस्टीरिया पेशेंट्स जो है इसलिए होते थे कि देयर सेक्सुअल डिज़ायर हैव बीन रिप्रेस्ड। तो एक केस स्टडी है सिगमंड फ्राइड के पेशेंट की, एनआओ की। तो उसमें जो है इस बारे में डिटेल में दिया हुआ, उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखे, कैसे ट्रीट किया। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू दैट केस स्टडी। तो उसमें कैसा थॉट प्रोसेस था, कैसे ट्रीटमेंट था, वो भी है। उस टाइम
ये भी माना जाता था कि अगर जो है आर्टिफिशियली थ्रू सम मीन्स जो है अगर उनको ऑर्गेज्म इंड्यूस किया जाए तो हिस्टीरिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नाउ अब जो है देयर इज नो साइंटिफिक यूज ऑफ द टर्म हिस्टीरिया। तो अब जो है हिस्टीरिया की जगह जो है कन्वर्शन डिसऑर्डर देखा जाता है, यूज किया जाता है टर्म। अब जो कन्वर्शन डिसऑर्डर में ये देखा जाता है या तो सेंसरी या वॉलेंटरी मोटर फंक्शन का लॉस होगा। सेंसरी का मैंने बता दिया, जैसे मुझे दिखाई देना बंद हो गया या मुझे सुनाई देना बंद हो गया या मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, ये सब सेंसरी लॉस ऑफ फंक्शन हुआ। और या लॉस ऑफ वॉलेंटरी मोटर फंक्शन कि जैसे हम अपना हाथ उठा सकते हैं, पैर चल सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं, ये सब वॉलेंटरी मोटर फंक्शन है, तो इसमें भी लॉस हो सकता है। तो इसका भी एक मैं केस स्टडी बताऊंगा अपना जो मैंने देखा है, पहले बुक वाला देख लेते हैं। तो अगेन जो है इसमें जो सिम्टम जो है ये देखा जाता है कि ये कब डेवलप होते हैं, जब कोई सीवियर कॉन्फ्लिक्ट हो, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है या सीरियस स्ट्रेसर हो, तब होता है। तो जो भी सिम्टम जो आप देखेंगे, अगर हिस्ट्री में जाएंगे उसकी पर्सनल हिस्ट्री में, तो कोई सीवियर कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेसर होगा तब ये ट्रिगर होता है। ठीक है, तो अब ये एक खास बात होगी, इसमें मैंने बताया ना, या तो न्यूरोलॉजिकल होगा या वॉलंटरी मोटर फंक्शन का होगा। तो जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या सिम्टम्स जिसमें आ रहे होंगे कन्वर्शन डिसऑर्डर में, वो एक्चुअल जो होना चाहिए न्यूरोलॉजिकल सिम्टम उससे डिफरेंट होंगे। एक्चुअल जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने पे जो सिम्टम होना चाहिए वैसे नहीं होंगे, उससे अलग होंगे। अभी एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो एक होता है डिसऑर्डर, उसे कहते हैं ग्लोव एनेस्थीसिया। ग्लव जो हाथों में पहनते हैं, ग्लव्स जो होते हैं, तो उससे बना है ग्लोव एनेस्थीसिया। तो इसमें क्या है, पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि जो उसका रिस्ट के आगे का पोर्शन है, जो रिस्ट के आगे का पोर्शन है, वहां पे उसको सेंसेशन या फीलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अब जो पूरे हाथ में एक ही नर्व जाती है शोल्डर से लेकर नीचे तक, द सेम नर्व गोज राइट अप टू द फिंगर टिप। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सिर्फ रिस्ट के ऊपर जो है सेंसेशन नहीं आ रही हो, बाकी जगह आ रही है। अगर नर्व डैमेज है तो पूरी हाथ में सेंसेशन नहीं होगी। लेकिन वो क्या बोलेंगे, मुझे खाली रिस्ट के ऊपर सेंसेशन नहीं हो रही जिस एरिया में ग्लव्स पहने जाते हैं, तो इसलिए उसको ग्लव एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया मतलब नो सेंसेशन। तो मुझे यहाँ पे सेंसेशन नहीं, बाकी मेरा हाथ ठीक है। तो जो एक्चुअल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है उससे डिफरेंट है, ये ऐसे पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल वुड बी कि जैसे कोई बोलता है कि मुझे जो है मेरा पैर जो है मूव नहीं करते हैं, कि मुझे जो है कमर से नीचे का पैरालिसिस हो गया है, मैं आई कैन नॉट मूव माई लेग्स। ठीक है, अब अगर रियल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है जिसमें कि आदमी का कोई डैमेज हो गया है, तो फिर वो पैर उसके कभी भी मूव नहीं करेंगे। लेकिन आप ऐसे पेशेंट में देखोगे जब वो सो रहे हैं तो उनके पैर मूव कर रहे होंगे। व्हेन दे आर स्लीपिंग तो अनकॉन्शियस है, उनको नहीं पता है, तब पैर मूव कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है उससे डिफरेंट होंगे जो कन्वर्शन डिसऑर्डर के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है, और एक चीज जो है देखने में आएगी, देयर इज समथिंग कॉल्ड ला-बेल इंडिफरेंस। ला-बेल इंडिफरेंस ये भी इनमें देखने को मिलेगा। जैसे मान लो किसी को कोई ये कंप्लेन करता है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, द पर्सन से ही और शी कैन नॉट सी। तो अब अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर जो है कोई भी इंसान हो इसको दिखाई देना बंद हो जाएगा, दैट पर्सन विल बी वेरी वरीड, चिंता होगी बहुत ज़्यादा। लेकिन इनको जो लॉस ऑफ सेंसेशन या लॉस ऑफ फंक्शन जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, बड़े खुश से होंगे, नॉर्मल से ही होंगे, या थोड़ा बहुत चिंतित होंगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा। सो ला-बेल का मतलब होता है द ब्यूटीफुल इंडिफरेंस। ला-बेल इंडिफरेंस का मतलब है द ब्यूटीफुल इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना। So beautifully they are having indifference towards the loss of that function. So अब ये जो है कि इनके डायग्नोस्टिक सिम्टम्स ये समझ में आ गए तो मैं आगे केस स्टडी में जाऊं। ठीक है,
सो केस स्टडी में जो इसमें दिया है कि एक कोई अख्तर है 30 ईयर ओल्ड मिडिल मैन, तो वो जो है किसी गवर्नमेंट जॉब में था, तो वहाँ पे जो है लोडिंग अनलोडिंग करते टाइम मजदूर रहा होगा, लोडिंग अनलोडिंग करते टाइम जो है वो उसको इंजरी लग गई, तो उसके फेस और हेड में जो है इंजरी लगी, तो अब वो अनकॉन्शियस हो गया, उसको डॉक्टर के पास ले गए, ट्रीटमेंट भी हो गया, ठीक भी हो गया, और जो मेडिकल बोर्ड जो है कंपनी का उसको उसने उनको फिट किया। मेडिकल बोर्ड का मतलब एक से ज़्यादा डॉक्टर, कोई सिंगल डॉक्टर नहीं होता बोर्ड में कई डॉक्टर होते हैं, कम से कम 3-4 डॉक्टर होते हैं, तो 3-4 डॉक्टरों की टीम ने उसको फिट किया, मतलब एक्चुअली ठीक था, मगर वो जो है एक्सीडेंट के बाद में कहने लगा कि भाई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आई एम ब्लाइंड। तो यहाँ पे जो है जब वो ब्लाइंड किया तो ऑब्वियसली चेकअप वगैरह किया जाएगा होगा डॉक्टर ने थॉरली, और थॉरली चेकअप करके भी भाई देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द आई साइट, नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, नो फिजियोलॉजिकल सिम्टम, द आई स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट, नॉर्मल है। लेकिन अख्तर जो है हमेशा इंसिस्ट करता है कि भाई मुझे जो है दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पे जो है क्यों ये हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पनसेशन मिलता है अगर डिसेबिलिटी हो जाए गवर्नमेंट जॉब के दौरान, तो वो अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से उसको ब्लाइंडनेस की फीलिंग हो रही है। अच्छा, वो टीवी देखेगा, मतलब टीवी ऑन करके रखेगा, तो लोग कहेंगे भी तुम्हें जब दिखाई नहीं देता तुम टीवी क्यों ऑन करके रखते हो, कहेगा नहीं मैं तो सुनता रहता हूँ, दिखाई तो नहीं देता, मैं सुनने के लिए चलाता हूँ, तो सुनने के लिए तो रेडियो भी चलेगा ना। सो ये जो है वो जो टाइम एंड स्पेस में जो सिम्टम्स हैं वो मैच नहीं करते हैं। भाई ब्लाइंड है तो हमेशा ब्लाइंड है, ब्लाइंड को टीवी की जरूरत क्या हो, तो रेडियो से भी काम चला लेगा। तो ऐसे जो है होता है। एक जो है केस मैंने जो देखा था उसमें एक लड़की थी, उसके पेरेंट्स जो है उसको लेके, द गर्ल वाज अराउंड 16-17, 12th क्लास में थी वो, तो उसके घर वाले उसको जो है सहारा दे के लेके आए थे, तो वो अपेरेंटली वो अपने खुद बैलेंस नहीं कर पा रही थी, मतलब उनको ये लगता था कि अभी गिरी तो वो गिर ना जाए और कोई और चोट न लग जाए, इसलिए हमेशा उसको कोई पकड़ के चलता था उसके साथ में। तो उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह करा लिए थे, गर्ल वाज नॉर्मल फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर जब मैंने उसकी केस हिस्ट्री वगैरह ली, पर्सनल हिस्ट्री वगैरह सब पूछा, तो पता चला कि द गर्ल वाज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ने में अच्छी थी। अब क्या, अच्छा मैंने ये देखा था कि जो ये सिम्टम्स उसको होते थे हर साल होते थे, फिर मैंने पैटर्न जो है देखा, तो पैटर्न ये देखा कि हमेशा एग्जाम से पहले उसको होते थे। पहले मैंने सोचा कि एग्जाम से पहले होते तो हो सकता है पढ़ने में वीक हो इसलिए स्ट्रेस होता हो, तो जब पता किया तो सबने मुझे बताया, उसके घर वालों ने भी बताया, उसने लड़की ने खुद भी बताया कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू, मतलब वन ऑफ द टॉपर्स है, बल्कि वो स्कूल के जो टॉप 5-6 बच्चे होते हैं उनमें रहती है वो। तो फिर जो है जब मैं और डेप्थ में गया, उसकी पर्सनल हिस्ट्री वगैरह की बात करी, तो पता चला कि वो अपने फैमिली में सबसे अच्छी है पढ़ने में, तो सबकी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन है उससे कि डॉक्टर इंजीनियर ऐसा कुछ बनेगी। तो एग्ज़ाम से पहले जो उसको हमेशा ये स्ट्रेस होता है कि व्हाट इफ़ शी कैन नॉट फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हर फैमिली, कि अगर जो है उसके पेरेंट्स और उसके सबको जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो नहीं कर पाई तो कितनी बेइज्जती होगी उसकी, तो ये स्ट्रेस उसको रहता था। तो अब क्योंकि वो पढ़ने में अच्छी है, तो ये तो एक्सक्यूज़ ले नहीं सकती कि भाई मेरा दिमाग कम है, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने में उसको इंटरेस्ट भी है, हमेशा पढ़ती है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले ये स्ट्रेस आ जाता है क्योंकि अब एग्ज़ाम के बाद में नंबर आएंगे। तो एक साइकोलॉजिकल डिफेंस जो है ये कि क्रिएट हुआ कि अगर मुझे एग्ज़ाम से पहले मैं बीमार हो जाऊं, तो अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं भी आएंगे तो सब कहेंगे हाँ बीमार हो गई थी ना इसलिए नहीं आए नंबर, कोई बात नहीं, पढ़ने में तो वैसे लड़की अच्छी है। सो ये जो है उसका अंडरलाइंग प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था कि एग्ज़ाम से पहले होता था, और की रीज़न क्या है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन। ठीक है, सो ये कन्वर्शन डिसऑर्डर क्लियर है। ठीक है, अब इसमें लास्ट वाला बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, तो इसमें पहले जो बुक में दिया वो बताऊंगा, फिर एक पेशेंट मैं बताऊंगा जो मैंने जिसके बारे में मैंने स्टडी की थी। तो इसमें जो है
मैंने बताया था कि बॉडी का स्लाइटली डिस्प्रपोर्शनेट होना नॉर्मल बात है, किसी की भी परफेक्टली नहीं होती है. नोबडी इज चीजल्ड परफेक्टली इन एनी मैनर. अब जो है वो जो स्लाइटेस्ट ऑफ इम्परफेक्शन होगा वो उस पर ये फोकस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे. तो वो जो है चाहे वो नोज हो सकती है कि मेरी नाक बड़ी है या पतली है, छोटी है या ऊंची है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है. या स्किन, भाई मैं ज़्यादा काला हूँ या मेरा रंग जो है ज़्यादा व्हीटिश है. या इवन लड़कियों के केस में ब्रेस्ट के शेप में भी हो सकता है कि मेरे लेफ्ट और राइट ब्रेस्ट में जो है फ़र्क है, या शेप वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए. जेनेटिलिया का भी शेप या साइज में जो है हो सकता है. या हाथ पैर का भी जो है बहुत पतला होना या मोटा होना लग सकता है. इट कैन बी एनीथिंग, किसी भी चीज़ के शेप और साइज में हो सकता है या प्रोपोर्शन में. तो इसमें जो है अक्सर ये देखा जाएगा कि इस टाइप के पेशेंट्स होते हैं वो मिरर में खुद को देखते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से. कभी ऐसे देखेंगे, कभी वैसे देखेंगे, और दूसरों से पूछते भी रहेंगे कि बताओ मेरी नाक कैसी लग रही है, अच्छा इस एंगल से कैसी लग रही है. और उनको तुम रीएश्योर भी कर दोगे कि हाँ हाँ एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो जो है उनका वो इनसिक्योरिटी है वो नहीं जाएगी. दे विल कीप ऑन चेकिंग इट. और वो उसको ठीक कराने के लिए या उसको छुपाने के लिए डिफरेंट एक्सेसरीज भी यूज़ करेंगे. जैसे सपोज किसी लड़की को लगता है, लड़के को भी लग सकता है, लेकिन लड़कियों के लिए आसान होता है, जैसे उनको लगता है कि उनका एक कान दूसरे कान से थोड़ा बड़ा है या छोटा है, वॉट एवर इट मे बी, तो वो उस कान को छुपाने के लिए हमेशा बालों को उस कान के ऊपर रखेंगे. इस टाइप से हेयर स्टाइल अपने रखेंगे कि वो कान हमेशा छुपा रहे, है ना. जैसे इसमें जो है केस स्टडी में दिया है कि उसको जो लड़की को लग रहा है कि उसकी नाक जो है वो थोड़ी सी बड़ी है. तो अब जो है उस नाक को वो हमेशा कवर करने की कोशिश करती है. अब नाक तो नाक है, फ्रंट में है, तो जब भी वो किसी से बात करेगी तो नाक के ऊपर हाथ रख लेगी. अब नाक के ऊपर हाथ रख लेगी तो हम जब किसी से बात करते हैं तो उसके लिप मूवमेंट को भी देखते हैं, उससे भी बात समझने में आती है. तो अब उसने नाक के ऊपर हाथ रख लिया है तो एक तो लोगों को उसके लिप मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर आवाज़ भी सप्रेस हो जाती है, तो वो क्या बोल रही है लोगों को समझ में ही नहीं आता है. अब वो समझ में नहीं आता तो नोबडी एंजॉयज इंटरेक्शन, हैविंग इंटरेक्शन विद हर. तो अब उससे लोग इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं तो उसके मन में क्या फीलिंग आ रही है, उसके मन में ये फीलिंग आ रही है कि हाँ मेरी नाक अच्छी नहीं है इसलिए लोग मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे होता है, वन थिंग लीड्स टू अनदर, अनदर लीड्स टू थर्ड थिंग, एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप होने लग जाते हैं. अब ये वो उसका जो कोर बिलीफ सिस्टम है वो कंफर्म हो रहा है कि मेरी नाक अच्छी नहीं है इसलिए लोग अब मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, है ना. तो वो है. तो इस तरह से जो है फिर वो प्लास्टिक सर्जन के पास में गई अपनी नाक का इलाज कराने के लिए. तो अब जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि कई बार जो है इनके प्रॉब्लम्स इस वजह से भी होते हैं कि इनको जो है अनवांटेड ट्रीटमेंट दिया गया है. तो अब जिसकी नाक अगर मान लो ऑलरेडी नॉर्मल है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करेंगे तो नॉर्मल को नॉर्मल कैसे बनाओगे. तो हो सकता है कि देयर विल बी सम बॉस्ड अप प्लास्टिक सर्जरी, उसकी नाक और भद्दी दिखने लग जाए. तो फिर वो जब आए तो कहेंगे देखो मेरी नाक भद्दी है इसलिए लोग मुझसे पसंद नहीं करते हैं, जबकि अंडरलाइंग रीजन कुछ और था. नाक तो बाद में भद्दी हुई है, उसने क्योंकि ऑपरेशन कराया था जिसकी ज़रूरत नहीं थी. सो ऐसे जो है ये होता है. सो दीज वर द 5 सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स और उनके जो है सिम्टम्स. तो ये समझ में अगर आ गए हों तो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. सो फार सो गुड. सो अभी देखो इसमें जो मैं बोल रहा था कि 0.2 to 2% वीमेन में है और मेन के केस में 0.2% है, मतलब वीमेन में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, और ये अर्ली एडल्टहुड में हो जाते हैं और इक्वल इन बोथ द सेक्सेस, मतलब मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होते हैं, जो कि मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि स्टैटिस्टिकली जो है कोई ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन मैंने पेशेंट जितने भी देखे वो सब मेरे को फीमेल ही दिखाई दिए. अभी तक मेरे को मेल एक ही दिखाई दिया है.
ठीक है। और जो मैं बताया था, इट इज रेयर इन अर्बन एजुकेटेड ग्रुप, पढ़े लिखों में कम होता है। तो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप हैं जिनमें नॉलेज की कमी वहां पे ज़्यादा दिखाई देता है। और बहुत सक्सेस में कॉमन होता है तो मैं बता ही चुका हूँ। और इसके जो फैक्टर्स की बात करें तो इसके फैक्टर जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, तो जैसे ओसीडी है किसी के फैमिली में या खुद को भी है इंडिविजुअल को, तो ओसीडी और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जो है ओवरलैप करते हैं सिम्टम्स। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर में साइको एनालिटिक अप्रोच, उसमें से एक मैं बता चुका हूँ, जैसे सप्रेस सेक्सुअल डिजायर वीमेन के केस में, हिस्टीरिया जो था जिसको अब कन्वर्शन डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये किसी टाइप का जो है एडवांटेज लेने के लिए भी हो सकता है कि अटेंशन सीकिंग हो सकता है, या कोई काम से छुटकारा पाने के लिए भी हो सकता है। तो ये साइको एनालिटिक अप्रोच हो गई। और एक होता है प्राइमरी गेन। प्राइमरी गेन में जो है उसको इमीडिएटली कुछ मिल रहा होता है, कि जैसे किसी को पनिशमेंट दिया जाना है, तो अब पनिशमेंट के टाइम में वो बोले कि मुझे फीवर है या मुझे पेट में दर्द है, तो उसको प्राइमरी गेन हो गया। पनिशमेंट उसको कोई नहीं कहेगा कि पेट में दर्द है, पनिशमेंट दिया, कहीं और सीरियस बात होगी, मर गया बच्चा, तो कोई उसको नहीं देना चाहेगा। तो ये आ गया प्राइमरी गेन में। और सेकेंडरी गेन में क्या होता है, कोई उसको सेकेंडरी गेन हो रहा होता है, इमीडिएटली तो हो ही रहा होता है, लेकिन सेकेंडरी, जैसे बच्चा माँ बाप का अटेंशन भी चाहता है, स्कूल भी नहीं जाना चाहता है, तो उसने अगर सिक रोल लिया तो उसको एक तो स्कूल जाने से बच गया, और दूसरा माँ बाप उसके आसपास बैठे हुए हैं, उसको अटेंशन दे रहे हैं, तो ये अटेंशन जो मिल रहा है ये इसका सेकेंडरी गेन हुआ। ठीक है। जैसे एक पेशेंट आई थी मेरे पास में, उसको ये जो कन्वर्शन डिसऑर्डर था, तो जब उससे बातचीत की तो पता चला कि उसका हस्बैंड उसका बहुत लविंग केयरिंग था, और लेकिन उसका सुबह ही खेत में चले जाना, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अगेन किसान फैमिली से थी वो, तो सुबह सुबह खेत में चला जाएगा, वहीं पे उसका खाना जाता था, और फिर शाम को आता था, घर में सब साथ बैठ के खाना खाते थे, पेरेंट्स वगैरह सब कुछ, और फिर खाना वाना खा के, क्योंकि सुबह जल्दी आना, फिर वो सो जाता था। तो हस्बैंड वाइफ को अकेले टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता था। लेकिन जब वो ऐसे फेंट होके गिर गई, ऐसे कोई जो है दौरे आए, तो पेशेंट सब का जो उसका हस्बैंड है सब काम छोड़ के उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा। तो ये सेकेंडरी गेन था उसका। तो जब मुझे पता चला कि ये इसका अंडरलाइंग रीजन है, तो इसके हस्बैंड से मैंने बात करी थी। फिर उसके हस्बैंड ने समझदार था, लविंग केयरिंग तो ऑलरेडी था, तो वो जो है उसने फिर कहा कि ठीक है, अब मैं इसको डेली 1 घंटा अलग से टाइम दिया करूँगा अपनी वाइफ को। फिर उसके बाद वो कभी लौट के नहीं आए, तो आई एज्यूम कि वो ठीक हो गई होगी। तो ये जो है सिक रोल का होता है। तो और क्योंकि उसको सेकेंडरी गेन मिल रहा होता है, तो इसलिए जो है वो कंडीशनिंग उसकी होती जाती है, तो वो जो है कंडीशनिंग से और स्ट्रांग होता जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला स्ट्रेंथनिंग होता जाता है वो बिहेवियर। तो ये भी होता है, तो उसको साइकिल को ब्रेक करने की ज़रूरत होती है। तो यही जो है जो मैंने अभी बताया था वही सब है, ये साइको एनालिटिक अप्रोच है। तो इसमें अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर है, सेक्सुअल एंड एग्रेसिव डिज़ायर जो है, तो इसको ईगो सप्रेस कर रही है। सो इनके आपस में क्लैश से क्या हो रहा है कि गिल्ट, स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और वो कैसे होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ किसी बॉडीली डिजीज के प्रोजेक्ट होगा, वो यानी कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के रूप में एक्सप्रेस होगा। और उससे क्या होगा, अटेंशन मिलेगी लोगों की, जो किसी काम से एस्केप चाहता वो हो जाएगा। फाइनेंशियल एडवांटेज भी हो सकता है, पैसे भी मिलने लग जाए, पॉसिबल है कि भाई इसकी कमर से नीचे पैरालिसिस हो गया, इसको हम अब फाइनेंशियली टेक केयर करेंगे, तो वो स्ट्रेंथन हो जाएगा फर्दर। ऐसे चलता है। फिर एक लर्निंग अप्रोच होती है। लर्निंग अप्रोच में क्या, अपने आसपास के लोगों को वो देख रहा है कि भाई मेरे मदर जो है जब बीमार होती है तो सब उसको अटेंशन देते हैं, फादर वगैरह सब, बीमार पड़ूंगा तो मुझे जो है सब अटेंशन देंगे। एक तो ये लर्निंग हो गया। दूसरा लर्निंग क्या है कि वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग, कि जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ या जब भी मेरे साथ में कोई बुरी चीज़ होती है, सो पीपल गिव अटेंशन टू मी, लव एंड अफेक्शन टू मी। तो इस तरह से मुझे
फ़ायदा मिलता है। तो ये लर्निंग अप्रोच। फिर एक कॉग्निटिव अप्रोच हो गई। तो ये कॉग्निटिव बायस वाली बात है कि हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढना, कि हल्की सी खराश भी है तो उसके सब नेगेटिव वाले रीजंस ढूंढना। ये नहीं कि भाई छोटी सी बात है, ये हो सकता है, तो ब्लो अप करके हर चीज़ को देखना। सो अब ये एक चीज़ होती है मैलिंजरिंग। मैलिंजरिंग का मतलब होता है कि जानबूझ के झूठ बोलना कि मुझे जो है कोई बीमारी है, किसी चीज़ से बचने के लिए। अब ये जो कॉग्निटिव वाली अप्रोच है और इसमें जो है मैलिंजरिंग के बड़े क्लोज में आती है। ये पता करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से ऐसा कर रहा है या जानबूझ के ऐसा कर रहा है कुछ फ़ायदा लेने के लिए। तो जो हम सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, इसमें व्यक्ति जानबूझ के नहीं कर रहा है। द पर्सन इज नॉट डूइंग इंटेंशनली। अगर इंटेंशनली कर रहा है तो फिर मैनेजरिंग की कैटेगरी में आ गया, वो डिसऑर्डर नहीं, हो तो बिहेवियरल प्रॉब्लम है। ठीक है, सो ये है। फिर अगला फैक्टर है वल्नरेबल पर्सनैलिटी एंड लाइफ इवेंट्स। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि पर्सनैलिटी हर एक की अलग अलग होती है, लाइफ इवेंट्स चाहे सेम ही हो, और ट्रोमेटिक इवेंट बहुत सीवियर भी होगा तो पर्सनैलिटी अगर स्ट्रांग है तो वो उसमें से स्ट्रांग बन के निकलेगा, और अगर पर्सनैलिटी वीक है तो फिर किसी ना किसी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर को वो अपना लेगा। ठीक है, सो दिस इज दैट। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो है ट्रीटमेंट में जो है एक तो कॉग्निटिव थेरेपी, वो मैं बता ही चुका हूँ, उसका जो सोचने का तरीका है, निगेटिव बायसेस हैं वो उससे दूर करवाए जाएं। दूसरा एक होता है सपोर्टिव थेरेपी भी होती है। सपोर्टिव थेरेपी में क्या है कि वो जिस डॉक्टर के पास में जाए, डॉक्टर ये ना बोले उससे कि भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर शुड प्ले अलॉन्ग विद द पेशेंट। अच्छा तुम्हें क्या लगता है ये है, अच्छा चलो इसका टेस्ट करा के देख लेते हैं। फिर वो टेस्ट करा के देखा, अच्छा ये तो नेगेटिव आ गया है, अब तुम्हें क्या लगता है, तो फिर किसी दूसरी चीज़ को बोलेगा, अच्छा चलो उसका भी टेस्ट करा के देख लेते हैं। फिर वो टेस्ट करा लिया। तो ऐसे जो है उसके एक एक जो है उसके डाउट्स को क्लियर करते जाएंगे। और अगर कोई मेडिसिन वो मांगे भी तो ऐसी मेडिसिन दी जाए जो बड़ी माइल्ड सी हो और उसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह ना हो। सो व्हेन यू प्ले अलॉन्ग विद द पेशेंट और उसके जितने भी थॉट प्रोसेस है उसको हम जो है कंफर्म करें कि वो गलत हैं, और उसको झूठ ना बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो या गलत हो, सो दैट ऑल्सो हील्स द पर्सन। ठीक है, अब बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड पॉइंट अप्रोच, बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जो मैंने बताया था कि जो उसका स्टिमुलस रिस्पॉन्स का रीइंफोर्समेंट है उसको ब्रेक करते हैं, कि जब भी वो जो है सिम्टम्स अपीयर हो तो उसको लविंग केयरिंग अटेंशन ये सब देना बंद कर दें। तो जब वो नहीं होगा तो फिर वो अपना नहीं करेगा। जैसे वो जो लड़की मैंने बताया था उसको सहारा दे के चला रहे थे, तो क्योंकि हम श्योर हो चुके थे कि भाई उसको कोई अंडरलाइंग बायोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, तो उसके घर वालों को बोल दिया कि तुम इसको आप सपोर्ट दे के छोड़ दो, इसको चलने दो। वो बोल भी रहे थे गिर जाएगी, कोई बात नहीं आप गिरने दो, उसको कुछ नहीं होगा। तो फिर उसको छोड़ दिया था। फिर वो थोड़ी देर तो दीवार का सहारा ले लेके चलती रही। अब हर जगह तो दीवार नहीं मिलेगी, तो दो ऐसी जगह के बीच में क्रॉस करना जहाँ दीवार है ही नहीं तो उसको चलना ही पड़ेगा, वहाँ सपोर्ट देने वाला कोई है ही नहीं। फिर धीरे धीरे वो जो है अपने आप चलने लग गई। तो ऐसे जो है रीइंफोर्समेंट भी जो है किया जाए। तो अब रीइंफोर्समेंट जब बंद कर दिया था तो कई बार देखा जाता है कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गया, अपने आप ही ठीक हो गया, क्योंकि अब जो चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, सो जो CBT है वो हाइपोकॉन्ड्रियासिस, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर और पेन डिसऑर्डर में तीनों में दी जाती है CBT। ठीक है, और जो इसमें हम उसका जो सेलेक्टिव बायस है टुवर्ड सम फिजिकल सिम्टम वो उसके अटेंशन में लाते हैं कि तुम ये सोच रहे हो कि ऐसा है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, कि भाई तुम्हें गले में खांसी है, कैंसर के अलावा भी तो रीज़न हो सकते हैं कि सर्दी गर्मी से हो सकता है, या लोगों को कफ एंड कोल्ड चल रहा है, किसी से इन्फेक्शन हो गया हो, सबको तो कैंसर नहीं है। ऐसे उसके जो बायसेस हैं वो भी हम उसको कर सकते हैं। और जो कांस्टेंट चेकिंग ऑफ बॉडी है वो उसको स्टॉप करवा दिया जाए, कि भाई
हाँ, ये नहीं कि तुम अब हर 3 महीने में जो HIV टेस्ट करा रहे, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे जो है। या डेली जो है अपना जो है बॉडी का मेजरमेंट ले रहा हो कि मेरे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कितना डिफरेंस है, इस टाइप की चीज़ें बंद कराई जाती हैं। ये बिहेवियर पार्ट की बात कर रहा हूँ। सो और उनको मिस इंटरप्रिटेशन भी जो उनका होता है उस पर पॉइंट आउट किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, वो जो पेशेंट आया था मेरे पास में HIV वाला, उसने उसका मिस इंटरप्रिटेशन ये था कि जो टेस्ट है उसमें मिस्टेक हो सकती है, कि भाई टेस्ट में नेगेटिवली गलत बता जाएगा, फॉल्स नेगेटिव है। तो फिर उसको बताया गया भाई 3 महीने तक होता है फॉल्स नेगेटिव, 3 महीने के बाद में नहीं होता है। और उसमें भी जब 2 बार करा लिया है 3-3 महीने बाद, तो फिर 100% है कि अब नहीं है। मान लो एक टेस्ट गलत भी था, पहला वाला मिस्टेक हो गई, तो दूसरा वाला जो 6 महीने बाद कराया गया वो भी थोड़ी गलत हो सकता है। हर बार गलत ही आ रहा है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये मिस इंटरप्रिटेशन वाली बात हो गई। ठीक है, फिर यहाँ तक ख़त्म हुआ। आज हम यहीं तक करेंगे। तो आज जो मैंने पढ़ा इसमें कोई डाउट है? नहीं। अब इसमें एक चीज़ जो है मैं और एक्स्ट्रा बताता हूँ, जो कि है ये जो सिक रोल वाला मैंने बताया था। स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, मंचौसन सिंड्रोम। कैन यू सी दैट? मंचौसन सिंड्रोम जो लिखा आ रहा है। ओके, सो मंचौसन सिंड्रोम यही है कि जो आदमी जो है या तो खुद पे इन्फ्लिक्ट कर रहा है या कई बार दूसरे पे भी इन्फ्लिक्ट कर रहा होता है कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से वो बीमार रहे, टू गेन समथिंग। ठीक है, प्राइमरी गेन भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि वो खुद जो है कुछ ऐसी चीजें खा रहा है या खा रही है जिससे कि वो बीमार रहे, तो ये मुंचासन सिंड्रोम इन्फ्लिक्टेड ऑन सेल्फ हो गया। और कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है दूसरे के ऊपर इन्फ्लिक्ट कर रहा होता है टू गेन समथिंग। जैसे कि मदर जो है अपने बच्चे को कभी अच्छा ही ना होने दे, क्योंकि बच्चा उस पर डिपेंडेंट रहे, तो बच्चे का अफेक्शन उसको हमेशा मिले, बच्चा उससे अटैच रहे, डिपेंडेंट रहे, उसको छोड़ के ना जाए। तो ये क्या हो गया, मंचासन सिंड्रोम इन्फ्लिक्टेड ऑन अदर, या इसको मंचासन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी भी बोलते हैं। ठीक है, so if this is clear, then my today's session is over, so I'll stop recording now.